चलो, we are starting the session. Okay. So I hope you were in the first class which I took last week. आप थे उस क्लास में? सर लास्ट क्लास में थी मैं। Okay. तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं concept of health and disease और ओके। determinants of health we will be learning, and then what are the indicators of health, and we will be learning about concepts of primary health care. तो concept of health क्या है? हेल्थ दो कंसेप्ट हैं, एक है हेल्थ और एक है डिजीज। तो हेल्थ जो है, हेल्थ को डिफाइन ऐसे करते हैं कि जहाँ पे डिजीज नहीं हो उसको हेल्थ समझ लेते हैं। और कुछ कल्चर में जो है हेल्थ और हार्मनी दोनों को इक्विवेलेंट समझा जाता है। हार्मनी मतलब जहाँ शांति हो, है ना, सुख हो, समृद्धि हो। तो ये एक्चुअली इंडियन आयुर्वेदा और ग्रीक कल्चर से आया है, जहाँ पे जो है हार्मोनी को समझा जाता है बीइंग एट पीस विथ योरसेल्फ एंड विद द कम्युनिटी, गॉड एंड कॉस्मोस। मतलब अपने आप से, आप जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज से आपका पीस हो, भगवान से ना आपका कनेक्शन हो, और इस ब्रह्मांड में आप अपने आप को सुख और समृद्ध पा रहे हैं। जबकि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो सिर्फ बीमारी पे ध्यान रखती है, उसका पूरा फोकस डिजीज पे है। दे मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ डिजीजेज एंड दे नेग्लेक्ट हेल्थ। वहाँ पे हेल्थ के बारे में कुछ पढ़ाई ऐसा जो है वो हम नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो है डिजीज के बारे में है, बीमारियों के बारे में है। इफ यू कैन कोरिलेट इट विद द लास्ट क्लास। ओके। So uh, how the concept of health has changed over the period। तो जब शुरू शुरू हेल्थ के बारे में लोगों ने स्टडी किया, समझने की कोशिश की, तो उनको लगा कि हेल्थ जो है वो एक बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट यानी बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट यानी जो है कि इसमें ये समझा गया कि अगर किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है, देयर इज एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज, देन दैट पर्सन इज सपोज टू बी हेल्दी। तो दिस इज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। आप जर्म थ्योरी पढ़ोगे तो आपको ज्यादा ये बेहतर समझ में आएगा। तो बेसिकली बायोमेडिकल कंसेप्ट का कहना ये था कि अगर आप किसी व्यक्ति में कोई बीमारी नहीं है तो वो व्यक्ति हेल्दी है, और वो किसी भी डिजीज से फ्री है, और उसको हम हेल्दी कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड कंसेप्ट जो बायोमेडिकल कंसेप्ट के बाद आया उसको कहते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में था कि जो है, अगर किसी व्यक्ति में एब्सेंस ऑफ पेन है, कोई दर्द नहीं है और डिस्कम्फर्ट, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग हु इज नॉट हैविंग एनी पेन और एनी डिस्कम्फर्ट, देन दे आर सपोज टू बी हेल्दी। और ये जो है इसमें इन्वायरमेंट का भी कंसेप्ट आया, जिसमें आप जो है हेल्थ को इक्विलिब्रियम बिटवीन द पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं। थर्ड जो कंसेप्ट है उसको कहते हैं साइको सोशल कंसेप्ट। अब ये जब कंसेप्ट हेल्थ का थोड़ा बढ़ते गया, ज्यादा स्टडी होती चली गई, तो यहाँ पे साइको सोशल कंसेप्ट आ गया। साइको सोशल कंसेप्ट में यहाँ पे हमने ये रियलाइज किया कि किसी भी व्यक्ति का हेल्थ जो है वो इन्फ्लुएंस होता है उसके सोशल फैक्टर पे, यानी सामाजिक कारणों के ऊपर। साइकोलॉजिकल यानी उसकी मन स्थिति, उसके माइंड में क्या चल रहा है उस पे, उसके कल्चर पे, उसके इकोनॉमिक पे। अगर आदमी गरीब है तो हो सकता है वो इजीली उसका हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाए, अमीर है तो उसमें हेल्थी डिसऑर्डर्स कम हो, या उसके लाइफ स्टाइल पे, जो हम सोशल देख रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स पे। ये सारी चीजों पे जो है साइको सोशल कंसेप्ट जो कहता है कि उसका जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जो अभी का जो कंसेप्ट है, जो मॉडर्न कंसेप्ट है, इट इज होलिस्टिक कंसेप्ट। ये कहता है कि इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल सारे फैक्टर्स जो हैं वो जो है सब मिलके किसी भी व्यक्ति के हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, और सबका जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है।
अब इसमें देखोगे तो ये जो है होलिस्टिक कंसेप्ट जो है वो इम्फेसाइज करता है कि आप प्रमोट कीजिए प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। मॉडर्न मेडिसिन टॉक्स अबाउट स्टडी ऑफ डिजीज, है ना, आप कैसे डिजीज को कंटेन कर सकते हैं, वेयर एज हॉलिस्टिकल कंसेप्ट जो है, हॉलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ है, वो इम्फेसिस, उसका इम्फेसिस है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, माने किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को हमें बचाना है और हेल्दी बिहेवियर्स को प्रमोट करना है। अब कंसेप्ट ऑफ हेल्थ जो है उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, जैसे आप लास्ट क्लास में भी देखा आपने, मैंने 2-3 डेफिनेशंस दिए, द मोर डेफिनेशन यू विल कोट द मोर नंबर यू विल गेट इन योर एग्जाम। तो वेबस्टर ने डिफाइन किया था डिजीज को एक ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी जो है आपका इम्पेयर्ड है, मतलब आपका हेल्थ जो है इम्पेयर्ड है, और इट्स अ डिपार्चर, डिपार्चर मतलब इट्स अ डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम अ स्टेट ऑफ हेल्थ, जहाँ पे आपके वाइटल फंक्शंस इम्पेयर्ड हो सकते हैं। वाइटल फंक्शंस कौन सा हो सकता है, कार्डियक हो सकता है ना, ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये अगर इम्पेयर्ड है देन दिस इम्प्लाइज दैट द पर्सन इज हैविंग अ डिजीज। सो हमने जो पहले 3 स्लाइड में पढ़ा वो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ था, ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट ऑफ डिजीज है। तो कंसेप्ट ऑफ डिजीज क्या है, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति का जो है बॉडी है, हेल्थ है, इम्पेयर्ड हो गया है और नॉर्मल सिचुएशन से डेविएटेड है, उसको हम डिजीज कंडीशन कह सकते हैं। और इसमें इकोलॉजिकल पॉइंट है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि माल एडजस्टमेंट है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में। डिजीज क्या है, डिजीज इज जस्ट अपोजिट टू हेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं है देन यू आर इन अ डिजीज कंडीशन। और जैसा मैंने कहा इट्स अ डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग और कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अगर आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है तो वो डिजीज कंडीशन में आता है। डिजीज कैन बी फिजिकल, तो यहाँ पे बहुत क्लियर है डिजीज सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक बीमारी है। इसी तरीके से आप इलनेस देख रहे हैं, इलनेस इज अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ पर्सन जिसको समझ है कि वो सही नहीं है, ही इज अवेयर दैट ही इज नॉट बीइंग वेल। सिकनेस जो है, इलनेस और सिकनेस में स्लाइट डिफरेंस है। इलनेस इज अ स्टेट वेयर सिकनेस इज अ स्टेट ऑफ सोशल डिसफंक्शन, वो उसमें आदमी खुद को एज्यूम कर रहा है मैं बीमार हूं, जबकि इलनेस में वो उसको पता है कि वो बीमार। नाउ देयर आर सर्टेन कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन, मतलब कारण क्या है बीमारी होने का। तो आप हिस्ट्री में जाएंगे तो देयर हैज बीन नो कॉजेशन, कारण जो है बीमारी के उसमें समझा जाता था कि सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल कॉजेज है। अगर आपने कुछ बुरा किया है इसके कारण आपको भगवान जो है सजा दे रहा है, इसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद आया कंटेजियन थ्योरी। कंटेजियन थ्योरी का मतलब है यू आर गेटिंग कंटेजियस, मतलब कंटेजियन कम्स फ्रॉम कंटेजियस, कंटेजियस मतलब इन्फेक्शन। तो उसमें ये समझा जाता था कि जो बैड एयर है, जो प्रदूषित हवा है, उसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं और एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट से वो फैल रहा है। उसके बाद आया मियाज्मा थ्योरी। मियाज्मा थ्योरी ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो बीमार हो रहा है बैड क्लाउड से, जो कि वो क्लाउड जो है नीचे के एल्टीट्यूड पे लगा हुआ है, इसलिए बीमारियां जो हैं वो आस जो जहां तक वो क्लाउड है वहां तक के लोग उस बीमारी से ग्रसित है। So basically, this is again a deviation or something related to contagion theory, which talks about pollution. तो यहाँ पे है कि नजदीक के लोगों में हो रहा है ना, और वो उन लोगों पे हो रहा है जहाँ पे एक क्लाउड, बैड क्लाउड है, गंदा सा क्लाउड है, which might be due to pollution. अब इसके बाद आया जर्म थ्योरी, जिसकी चर्चा हमने पहले की थी। तो जर्म थ्योरी है, ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में आया और इस समय में ना मेडिसिन के बारे में काफ़ी रिसर्च हो रहे थे, मेडिसिन के बारे में काफ़ी पेपर्स आ रहे थे। तो इसको जो है जर्म थ्योरी को रॉबर्ट कोच ने दिया था और लुइस पास्टर ने दिया था। अब ये कहता है कि जितने भी ह्यूमन डिजीज है वो किसी माइक्रोब या जर्म के कारण हो रहा है, जो डिजीज स्पेसिफिक है। मतलब अगर हम टीबी की बात करें
तो टीबी किसी स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। कॉलरा की बात कर रहे हैं तो विब्रो कॉलरा से हो रहा है। अगर हम लेप्रोसी की बात करें तो एक स्पेसिफिक है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है। तो दिस जर्म थ्योरी केम इन मिड 90s और दे गेव थ्योरी कि ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म्स के कारण हो रहा है और अलग जर्म अलग बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्यूबरक्लोसिस का एग्जांपल मैंने दे दिया। ओके, पोस्ट पोस्टुलेट, ठीक है। और किस एपिडेमियोलॉजी जो है वो कहता है किसी भी डिजीज को होने के लिए तीन चीज होने चाहिए, ट्रायड। एक एजेंट होना चाहिए, एक होस्ट होना चाहिए और एजेंट और होस्ट को होने के लिए इन्वायरमेंट होना चाहिए। सो दिस इज एपिडेमियोलॉजिकल triad and this is very important from your examination perspective and for your understanding also। तो ये जो तीन डिटर्मिनेंट हैं दे आर इंटर रिलेटेड। तो एजेंट क्या है? तो एजेंट है जो डिजीज को कॉज करता है, ध्यान रखिएगा। नाउ फॉर हैविंग एनी डिजीज देयर शुड बी एनी एजेंट। सो दिस एजेंट कैन बी वायरस, दिस एजेंट कैन बी बैक्टीरिया, दिस एजेंट कैन बी नो एनीथिंग। ना होस्ट, होस्ट उसको कहते हैं जिसको ये बीमारी हो रही है। नाउ फॉर ह्यूमन बीइंग, सिंस वी आर टॉकिंग, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमंस, सो वी आर द होस्ट। अगर हमें कोई बीमारी हो रही है तो हम होस्ट हैं। हमें बीमारी करने के लिए एक एजेंट चाहिए और एक इन्वायरमेंट चाहिए। उस बीमारी, जिस बीमारी को होने के लिए उस इन्वायरमेंट में एजेंट का भी होना जरूरी है और होस्ट का भी होना जरूरी है। सो दिस इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल। अब ये जो है कि ये ना, मैंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम की स्टेज है, ये तीनों का होना जरूरी है और तीनों में बैलेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों बैलेंस हैं तो वो हेल्थ की स्थिति है, वहाँ जो है ह्यूमन बीइंग हेल्दी है। अगर इसमें कुछ डिस्टरबेंस हुआ, इसका बैलेंस बिगड़ा है ना, तो वो फिर आपको हेल्दी कंडीशन से, हेल्दी स्टेट से डिजीज कंडीशन की तरफ ले जाता है। यहाँ पे अब जो है नेक्स्ट है बीइंग्स मॉडल ऑफ डिजीज कॉजेशन। इसमें देखते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो इन्नेट है ह्यूमन बीइंग में और बिहेवियल, इसमें जो है बिहेवियरल फैक्टर्स, लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर आ गए जिसके कारण हमें डिजीज हो सकता है। यहाँ दे आर टॉकिंग अबाउट 9 डिफरेंट फैक्टर्स विच इंटरप्लेस। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है बिहेवियरल फैक्टर, तीसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, चौथा है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। और ये सारे जो हैं मिलके जो है ये एक दूसरे में अगर कहीं कोई इम्बैलेंस होता है देन दिस लीड टू डिजीज कंडीशन। वेव पॉजिशन, वेव पॉजिशन इससे आप ज्यादा समझेंगे। वेव पॉजिशन कहता है कि किसी भी बीमारी को होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हमारा चेंज इन लाइफ स्टाइल हुआ, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, स्ट्रेस है, इमोशनल ना डिस्टर्बेंसेस है, इसके साथ साथ हमारी उम्र भी बढ़ रही है, एजिंग भी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें लेके ना हमें बहुत सारी बीमारियों की तरह ले जाएंगे। कुछ ओबेसिटी की तरफ ले जाएगा, कुछ हाइपरटेंशन की तरफ ले जाएगा, है ना। एजिंग प्रोसेस एंड विल ऑल विल लीड टू टूवर्ड्स कार्डियक प्रॉब्लम, जहाँ पे हमें हमारी आर्टरीज जो हैं वो एथेरोस्क्लेरोसिस की तरफ जाएंगी। तो वेव ऑफ पॉजिशन कहता है कि मल्टीपल फैक्टर्स इंटरप्लेस एंड दिस कैन लीड टू मल्टीपल डिजीज कंडीशन। जैसे आप देखिएगा ओबेसिटी हो गया, हाइपरलिपिडीमिया हो गया, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, कोरोनरी अक्लूजन हो गया, आर्टरी की वॉल चेंज हो गई, ये चेंज इन लाइफ स्टाइल है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग है ना, हाइपरटेंशन, ये अल्टीमेटली विल टेक यू टू कार्डियक प्रॉब्लम विच इज मायोकार्डियल इस्कीमिया। अब हेल्थ किसको कहते हैं? हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? तो हेल्थ का डेफिनेशन है इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ध्यान रखिएगा, इसमें तीन फैक्टर आ गए। फिजिकल यानी आपके शारीरिक, मेंटल मतलब आपकी मानसिक, और सोशल वेलबींग मतलब आपके समाज में भी सुख शांति है। अगर आपके आसपास के लोग है ना परेशान हो, कुछ कुछ कोई कोई प्रकार की दिक्कत होती है, तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर हेल्थ।
एंड हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इंफर्मिटी, मतलब किसी बीमारी का न होना या किसी शारीरिक दिक्कत का ना होना को हेल्थ जो है स्वस्थ होना नहीं कहते हैं। स्वस्थ होने की स्थिति के लिए आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये तीनों जो है कारण है वो बेहतर होने चाहिए। तो अगर आप हेल्दी हैं तो दिस विल लेट यू ना सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। आप समाज में भी स्वस्थ रहिएगा तो आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट हैं, यू कैन वर्क एंड यू कैन अर्न। सो यहाँ पे फिर जो है 3 डेफिनेशन है, वेबस्टर की, ऑक्सफोर्ड की और WHO की। बट दिस डेफिनेशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट merely एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये वाला दिस इज वेरी मच कोटेड, और दिस एवरी स्टूडेंट हु इज लर्निंग हेल्थ और पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उनको ये उनकी जबान पे होना चाहिए। So, but if you want more marks, you can quote these 3 definitions also, जो वेबस्टर है, ऑक्सफोर्ड है, और ये ध्यान रखना पीछे वाला ये जो डेफिनेशन है दिस इज ऑल्सो WHO डेफिनेशन, but again there is third definition which is quoted over here is operational definition. Certain at times depending upon the field condition उसको operational मतलब जो which can be changed as in when required, उसको operational definition कहते हैं। तो जैसा मैंने कहा WHO डिफाइन करता है हेल्थ को, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। नाउ देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। पीछे वाले में भी हमने देखा फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो ये 3 डायमेंशन है विच अफेक्ट्स योर हेल्थ। तो फिजिकल डायमेंशन क्या है? फिजिकल डायमेंशन है व्हेन इट इज ऑल अबाउट परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। अगर आपका शरीर सही तरीके से काम कर रहा है, सारे ऑर्गन ऑप्टिमली फंक्शन कर रहे हैं एंड ईच वन इज इन हार्मोनी टू योर बॉडी, देन दिस इज फिजिकल डायमेंशन। So physical dimension talks about your multiple organs. So it can be heart, it can be lungs, it can be kidney, it can be anything. So it includes even your cell. तो अगर आपके बॉडी के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम कर रहे हैं तो फिजिकली वो बेहतर है। मेंटल डायमेंशन में क्या आया? मेंटल डायमेंशन जो है इज इट टॉक्स अबाउट मेंटल कंडीशन which is not only mental illness. Good mental health जो है is able to respond many varied experiences of life. मेंटल डायमेंशन का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेंटल बीमारी होनी चाहिए, यू शुड बी मेंटली हैप्पी। ऐसा नहीं हो कि आप है ना, इमोशन इज ऑल्सो a condition where you are not mentally आप डिप्रेशन की अवस्था में है, आप सौरों की अवस्था में है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट सपोज, दैट इज नॉट अ मेंटल इलनेस, बट मेंटल वेलबींग में नहीं हो। सोशल सोशल डायमेंशन के अंदर में आता है जैसा मैंने कहा आदमी जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में उसके आसपास की जो कंडीशन है, उसके आसपास के जो लोग हैं, दे दैट अफेक्ट्स हिज हेल्थ। तो इसमें बहुत बेहतर होना है कि इंडिविजुअल के इंटरपर्सनल टाइज जो हैं उसके कम्युनिटी से और उसके ना इमोशंस जो हैं वो काफ़ी उस कम्युनिटी से और उसके सोसाइटी से जुड़े होते हैं। तो अगर आसपास का माहौल बेहतर होगा तो वो आदमी भी बेहतर होगा। तो ये हमें ये सोशल एस्पेक्ट। नाउ remember what we talked are dimensions of health. Now we are talking about determinants of health. तो हेल्थ हमने पहले जो जितने भी कंसेप्ट पढ़े, बायोमेडिकल कंसेप्ट पढ़े, इकोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़े, साइको सोशल कंसेप्ट पढ़े और होलिस्टिक कंसेप्ट पढ़े। तो होलिस्टिक कंसेप्ट जो है वो कह रहा था कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल ये सारे के इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे हेल्थ पे, इसीलिए हेल्थ मल्टी फैक्टोरल है। तो जो हेल्थ जो है वो जो है हमारे जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टी फैक्टोरियल जिसको कह रहे हैं, वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है विद इन इंडिविजुअल और एक्सटर्नली भी। जैसे हमने पढ़ा सोसाइटी
का भी असर हमारे हेल्थ के ऊपर होता है। तो व्हाट आर दोज डिटर्मिनेंट्स? तो वो डिटर्मिनेंट्स क्या है? आदमी का इनकम, सोशल स्टेटस, सोशल सपोर्ट नेटवर्क, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। आदमी अगर एजुकेटेड है तो उसका हेल्थ बेहतर हो सकता है, अगर वो कम पढ़ा लिखा है, अनएजुकेटेड है, तो उसका हेल्थ बेहतर नहीं हो सकता है। अगर वो इंडिविजुअल एज अ चाइल्ड ही हैज डेवलप्ड एज अ हेल्दी इंडिविजुअल, बच्चा वो बच्चा था तो बीमार कम हुआ, उसको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ा, तो शायद उसका हेल्थ आगे जाके बेहतर हो सकता है। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक एंडोमेंट, अब बहुत सारी डिजीज जो है वो जेनेटिक होती है। अगर उसके जीन्स बेहतर हैं, है ना, उसके फैमिली में कोई बीमारी नहीं हुई है, उसके फैमिली में मान लो जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अगर वो फैमिली में किसी को नहीं हुआ है तो उस इंडिविजुअल के ये बीमारी होने के चांसेस घट जाते हैं। उसी प्रकार से हेल्थ सर्विसेज, अगर उसके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल है, हेल्थ सर्विसेज उस स्टेट का, उस कंट्री का बेहतर है, तो वो बंदा ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को उपयोग करेगा और वो ज़्यादा हेल्दी होगा। पर्सनल जो है उसका हेल्थ प्रैक्टिसेस और कोपिंग स्किल्स। अब आदमी के हेल्दी बिहेवियर्स हैं। हेल्दी बिहेवियर्स मतलब सिगरेट स्मोक नहीं करता है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू वेकअप, जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, टाइम पे खाना खाता है, उसकी इम्यूनिटी बेहतर है, तो वो व्यक्ति जो है कम बीमार होगा। कोपिंग स्किल्स कहते हैं, हेयर कम्स अबाउट कोपिंग स्किल्स इज मेंटल एबिलिटी। कोई व्यक्ति जो है उसको कम कोई थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो ही स्टार्ट्स वेंटिंग आउट, रोने लगता है, एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। कुछ आदमी जो होते हैं उन पे अगर आप काफी भी मेंटल प्रेशर दो तो वो जल्दी ब्रेकआउट नहीं होते हैं, दे कोप अप विद द सिचुएशन। तो ये सारे जो मैंने कहा, उसका अगर इनकम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से सुख सुविधा डॉक्टर के पास ले जाएगा, वो ले सकता है। सोशल सपोर्ट इज इन टर्म्स ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपके पास देख रेख करने के लिए लोग हैं या नहीं है। इफ यू हैव गॉट अ गुड सोशल सपोर्ट डज नॉट मीन ओनली योर फैमिली, social support mean your neighbors also, your friends also। अगर आप सपोज करो कोई बीमार पड़ गया और उसके घर में कोई नहीं है, if that person has got good friends, they can turn over there and take care of that fellow। कोई फ्रेंड नहीं है तो उसका नेबर किसी को पता चला वो बीमार है, वो आ गया और that person takes care of him। तो that talks about that social support is all about। अब एम्प्लॉयमेंट एंड वर्किंग कंडीशन है, कुछ कुछ ऑफिसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके एम्प्लॉय को दे दे एक्सप्लॉइट लाइक एनीथिंग। सुबह 8 बजे जाते हैं, रात के 10 बजे तक घर नहीं आ पाते हैं, तो दोज आर नॉट द हेल्दी इन्वायरमेंट वेयर पर्सन विल ऑन अ वर्क ऑप्टिमली एंड हिज हेल्थ विल बी गुड। तो ये मल्टी फैक्टोरियल है। यहाँ पे हमने देखा कि कम से कम 10 फैक्टर्स के बारे में पढ़े विच इज अफेक्टिंग हेल्थ ऑफ द पर्सन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज समथिंग बाय विच वी कैन मेजर द राइट। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जो है वो हेल्थ स्टेटस, हम कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस मेजर करके हेल्थ इंडिकेटर्स को दूसरे कंट्री के हेल्थ स्टेटस से मेजर करने के लिए हेल्थ इंडिकेटर लेते हैं। उसके बाद जो है इससे हम ये भी चेक करते हैं कि किसी का हेल्थ केयर नीड कैसा है। अगर अगर कहीं का हेल्थ इंडिकेटर पुअर है तो वहाँ हेल्थ केयर नीड हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, बेहतर रिसोर्सेज, हमें ज़्यादा बजट एलोकेट करना पड़ेगा उसके लिए। और हमारे जो हेल्थ सर्विसेज है उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए वेदर दे आर वर्किंग गुड और नॉट, हमें ये इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंडिकेटर्स कैसे होने चाहिए? दीज इंडिकेटर्स शुड बी वैलिड, रिलायबल होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। मतलब हमें जैसे अगर बच्चों का हेल्थ का देखने के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य के बारे में जाना है तो चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स देखने होंगे। अगर हमें प्रेग्नेंट वुमेन के हेल्थ इंडिकेटर्स, हेल्थ स्टेटस के बारे में जानना है तो उनके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और सेंसिटिव होने चाहिए एंड दे शुड बी वेरी स्पेसिफिक। हाँ, अभी हम आगे चलेंगे तो हम सेंसिटिव का मतलब समझेंगे। और फिजिबल मतलब ऐसा नहीं हो कि
हम बस उसको इंडिकेटर बना दे, बट उसको मेजर कैसे करना हो ये हमें पता नहीं हो, तो वो फिजिबल होना चाहिए। जो हम सोच रहे हैं उसको हम चेक कर पाए और वो रिलेवेंट होना चाहिए। Now, there are indicators, 12 types of indicators. So one is mortality. So whenever someone talks about mortality, so mortality का मतलब होता है किसी का डेथ। दिस इज अ इंडिकेटर टू कैलकुलेट डेथ। मॉर्बिडिटी मतलब बीमारी होना, डिसेबिलिटी मतलब आपका जो है यू आर नॉट वर्किंग फ्रीली। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, यूटिलाइजेशन मतलब कितना भी कोई स्वास्थ्य सुविधा कितना बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो रहा है। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल है, सोशियो इकोनॉमिक है, हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट ऑल दीज इंडिकेटर्स, बट आपको समझ होने चाहिए कि 12 प्रकार के इंडिकेटर हैं। कुछ इंडिकेटर्स को हम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो अब जैसे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स है, तो इसमें आता है क्रूड डेथ रेट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ लाइफ। जैसे मैंने कहा, मैटरनल हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए मैटरनल वाले इंडिकेटर होने चाहिए। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी महिलाओं का डेथ बच्चा जनने के समय मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी हो रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो कितने बच्चे जो हैं वो आपको आ, 0 से 2 साल के अंदर डेथ हो रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट साल भर में लेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 2 साल में लेंगे, अंडर 5 तो 5 साल में लेंगे। डिजीज स्पेसिफिक, टीबी से पूरे साल में कितने लोग मर रहे हैं तो उसको कहते हैं डिजीज स्पेसिफिक। अब कैंसर से होगा तो कैंसर स्पेसिफिक होगा, टीबी से होगा तो टीबी स्पेसिफिक होगा, एड्स से होगा तो एड्स स्पेसिफिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मोर्टेलिटी के कुछ इंडिकेटर्स हैं विच आर मेजर्ड। अब मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स क्या है, तो मैंने कहा कि मॉर्बिडिटी जो है वो किसी भी इल हेल्थ या किसी डिजीज कंडीशन को कम्युनिटी में उसके इंसिडेंस को मेजर करने के लिए होता है। तो इंसिडेंस इज समथिंग डिफरेंट, प्रिविलेंस इज समथिंग डिफरेंट। इंसिडेंस प्रोबेबली दिस विल बी टॉट इन योर बायोस्टैट्स क्लास, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। इंसिडेंसेस आर न्यू केसेस। अब हमने कहा कि किसी भी डिजीज का इंसिडेंस रेट क्या है आज की डेट में, तो आज की डेट में जो भी हमने न्यू केसेस हमें कम्युनिटी में मिल रहा है दोज आर इंसिडेंट केसेस। अभी हम कहें प्रिविलेंट रेट क्या है या प्रिविलेंस क्या है, तो प्रिविलेंस इंक्लूड्स ओल्ड केसेस प्लस न्यू केसेस। मैंने कहा कि आज के डेट में टीबी के प्रिविलेंट प्रिविलेंसी क्या है या प्रिविलेंट रेट क्या है, तो आज के डेट में जितने भी केसेस हैं जो पहले से हैं और आज हुए हैं वो उसके प्रिविलेंस में आ जाएंगे। बट इंसिडेंस में आज के डेट में अगर इंसिडेंस कह रहे हैं तो जितने केसेस आज आइडेंटिफाई हुए हैं वो इंसिडेंस रेट हो जाएंगे। सो दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस इज इंसिडेंस इज a measure of new cases, whereas prevalence is a measurement of old cases as well as new cases. उसी तरीके से मैंने कहा कि डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी को जानने के लिए ना हमें एडीएल समझना होगा। एडीएल कहते हैं एक्टिविटीज जो है आपकी डेली एक्टिविटीज जो करते हैं उसको एडीएल कहते हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। नाउ देयर इज समथिंग सुलेवन इंडेक्स विच इज एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जब आप WHO के पेपर्स पढ़ोगे तो वहाँ पे आप हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखेगी, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर दिखेगी और क्वालिटी एडेड एडजस्टेड लाइफ ईयर दिखेगी। तो ये तीनों बेसिकली दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स। तो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स क्या होगा, अब तो नंबर ऑफ ईयर्स लॉस ड्यू टू इल हेल्थ। अगर आपको कोई बीमारी हुई, सपोज अ पर्सन इज हैविंग ए स्ट्रोक, स्ट्रोक होने का कारण वो बेड रिडन हो गया, तो उसका हम डेली कैलकुलेट करेंगे। तो वो डेली कैसे होगा, तो नंबर ऑफ ईयर्स विच इज ही हैज लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ। अगर स्ट्रोक है तो वो बेड रिडन होगा, तो उसके कुछ समय तो वो बेड पे ही बेचारा बैठा रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पे हो जाएगी। तो वो जितने भी ईयर लॉस होंगे जितना भी समय लॉस होगा उसको हम कह देते हैं डेली। अब उसी तरीके से क्वेली में क्या है, उसको स्ट्रोक हुआ, 6 महीने बेड रिडन रहा, 6 महीने बेड रिडन के बाद वो चलना फिरना तो चालू किया, बट उसका जो लाइफ है वो इम्पेयर्ड रहा, सारी चीजें नहीं कर पाया है ना, दवा पे डिपेंडेंट रहा या उसको फिजियोथेरेपी लेना पड़ा।
तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का हम क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर निकालेंगे, तो वो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ दैट वुड बी एडेड बाय अ मेडिकल इंटरवेंशन। तो यहाँ पे हमने उसको फिजियोथेरेपी दिया, हमने उसको मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट किया, या स्पीच थेरेपिस्ट दिया, या ऑर्थोसिस या प्रोस्थेसिस दिया, या कोई भी इक्विपमेंट दिया, दैट कैन बी अ वॉक व्हील चेयर, दैट कैन बी अ क्रचेस, बैसाखी दे दी। तो उसके कारण से उसके लाइफ ईयर जो बढ़ गए, उसको क्वालिटी एडेड लाइफ ईयर कह रहे हैं। उसी तरीके से हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको कहते हैं? तो द नंबर ऑफ ईयर्स इन फुल हेल्थ दैट अ न्यूबॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लिव। अभी के करंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम कहें तो अप्रोक्सीमेटली 85 ईयर्स हो रहा है। तो अभी अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो हाउ मेनी ईयर्स वी कैन एक्सपेक्ट हिम टू लिव बेस्ड ऑन करंट रेट्स ऑफ इल हेल्थ एंड मोर्टेलिटी, तो उसको हेल्थ एडजस्टेड लाइफ ईयर्स कहते हैं। यू डिड नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज इंडिकेटर्स। ये आगे आप जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स वाले क्लास में लोग ज़्यादा क्लियर करेंगे। एंड इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर प्रोफेशन लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस वाले प्रोफेशन में आप जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको ज़्यादा मायने रखेंगी। अब न्यूट्रिशनल इंडिकेटर किसको कहते हैं? अब कोई भी बच्चा है या बड़ा है जो भी है, उसके वेट को लेंगे, हाइट को लेंगे, लेंथ को लेंगे, तो उस दीज आर कॉल्ड एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। और इससे हम बच्चे के न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, यानी बच्चा अंडर वेट है, ओवर वेट है, बच्चा सीवियरली एक्यूट माल नरिश्ड है, वेस्टेड है, स्टंटेड है, वो दीज आर द इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब उसी प्रकार से हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स क्या होता है? तो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो, मतलब पर 10,000 कितने डॉक्टर्स है किसी कंट्री में, तो जितने नंबर ऑफ डॉक्टर्स होंगे उतना ही उस कंट्री का हेल्थ केयर इंडिकेटर्स, डिलीवरी इंडिकेटर्स बेहतर होगा। डॉक्टर टू नर्स रेशियो, पॉपुलेशन टू बेड रेशियो। तो किसी भी कंट्री के हम हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बताने के लिए हम इस रेशियो को मेजर करते हैं। और जितना ही बेहतर कंट्री होगा, लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, है ना, हम फिनलैंड की बात करते हैं, तो वहाँ पे कम पॉपुलेशन पे ज़्यादा डॉक्टर हैं, कम डॉक्टर पे ज़्यादा नर्सेज हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन शायद कम हो, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स जो है हॉस्पिटल में ज़्यादा होते हैं। तो ये दीज आर हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स। नाउ यूटिलाइजेशन रेशियो, हमने सारी चीज़ें बना तो ली, लेकिन क्या वो पॉपुलेशन जो है उसको यूटिलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसके लिए हमें यूटिलाइजेशन रेट जानने की ज़रूरत होती है। जैसे expressed as proportion of people in need of healthcare services which actually receive it in a given period of time। हमने हॉस्पिटल बना दिया, अब उस हॉस्पिटल को हमने एक साल बाद चेक किया कि भैया यहाँ पेशेंट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो यूटिलाइजेशन रेट है। अगर हमें दिख रहा है, हम वो जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूटिलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप इम्यूनाइजेशन के लिए देखोगे तो प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुल्ली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द 7 डिजीजेस। तो ये 7 डिजीज जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज है, तो वो बच्चों ने सुई लिया या नहीं लिया, तो जो इम्यूनाइज्ड हैं उन्होंने इम्यूनाइजेशन सर्विसेज का यूटिलाइजेशन बेहतर किया। द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एंड मेंटल वेलबींग या मेंटल हेल्थ। अब किसी भी हम ना कम्युनिटी में सुसाइड का रेट, होमिसाइड का रेट, वायलेंस का रेट, अल्कोहल का रेट, जेंडर वायलेंस का रेट, इन ये सब इनडायरेक्ट मेजर्स हैं जिससे हम सोशल और मेंटल हेल्थ को मेजर कर पाएंगे। उसी तरीके से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए है, कितने लोगों को साफ पानी की सुख सुविधा मिल रही है, कितने लोग ऐसे हैं जो है ना हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटेशन उनके लिए बेहतर है, पॉल्यूशन पानी का, रेडिएशन का, सॉलिड वेस्ट, नॉइज, ये सारे इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स है। इनको मेजर करने के लिए हम पॉपुलेशन से मेजर करेंगे कितने लोगों को इन तरीके की सुख सुविधा मिल रही है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Now social and economic factors, per capita income हो गया, rate of population decrease हो गया, ये these are something which you should not know, but you should not go much into detail. Now we will talk about healthcare system, जिसके अंदर हमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज पढ़नी है। तो किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए?
अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके नीड के हिसाब से होना चाहिए, कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब ये अगर सर्विस दिया है तो क्यों दिया है, एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर 10 आदमी को जरूरत है और एक आदमी के लिए ही सुविधा हो, हमेशा अवेलेबल हो। ऐसा ना हो जैसे हमारे के यहाँ तो वो अवेलेबिलिटी वाला एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति गया हॉस्पिटल में, वहां पे डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब वो आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आदमी भाई प्लेन टेरेन में रह रहा है और अस्पताल हमने हिली एरिया में बनाया है, तो वो नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब ऐसा ना हो कि आदमी वहां दिखाने जाए प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका ज्यादा होना चाहिए, और वो फिजिबल होना चाहिए। तो हमारे के यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम किसको कहते हैं? 3 टियर सिस्टम कहते हैं, हमने पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में बांट दिया है: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी और टर्सरी को थोड़ा और बेहतर समझ लेते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं जो हमारा ना बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो ये इस तरह की फैसिलिटीज ज्यादा हैं और easily accessible by population है। So it can be a primary health care center or it can be a health sub center। तो जो सबसे निचला पायदान होता है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दोज आर प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसके नीचे भी एक सब यूनिट है प्राइमरी हेल्थ सेंटर का, विच इज नोन एज सब सेंटर। तो सब सेंटर पे शायद आपको डॉक्टर ना मिले, देयर विल बी एन एएनएम। तो एएनएम जो है आपको बेसिक आपके हेल्थ नीड्स, चोट लग गया है तो आपका वो बैंडेज कर देगी, डायरिया के, फीवर के, है ना, इन सब चीजों की दवाई दे देगी। बच्चे जो है छोटे वाले 2 साल से छोटे, उनको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो भी सुई जरूरत होगी वो टीका लगा देगी। उसके साथ साथ वो वजन ले लेगी, है ना, ब्लड प्रेशर ले लेगी। लेकिन ये सारी जो एएनएम है वो कनेक्टेड होती हैं पीएचसी से। तो सब सेंटर के ऊपर पीएचसी होता है एंड बेसिकली पीएचसी इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ से आपको डॉक्टर मिलना चालू हो जाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर का जो सेकेंड टीयर है, जो दूसरा पायदान है हेल्थ केयर सर्विसेज का, उसको कहते हैं सीएचसी। तो कहीं 6 पीएचसी पे, कहीं 10 पीएचसी पे एक सीएचसी होता है ना। सीएचसी इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। अगेन ये जो है पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। इफ यू विल गो टू साउदर्न स्टेट्स तो वहां पे आपको हो सकता है 30,000, 28,000, 25,000 पे एक पीएचसी मिल जाए। whereas if you will go to states like UP, Bihar, MP, यहाँ पे you will get PHC for a population of 1 lakh also। तो पीएचसी के ऊपर सीएचसी होता है। पीएचसी में एटलीस्ट यू विल गेट 1 मेडिकल ऑफिसर, सीएचसी यू विल गेट मल्टीपल ना doctors। It can be a medical officer in charge, it can be a medical officer, it can be a gynecologist, it can be a dentist। तो वहां पे आपको कुछ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी मिलना चालू हो जाते हैं। नाउ थर्ड टीयर इज टर्शियरी केयर। टर्शियरी केयर का एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वेयर यू विल गेट मल्टीपल डॉक्टर्स एंड मल्टीपल स्पेशलाइजेशन। सर्जरी होगा, ऑप्स गाइनी होगा, स्किन होगा, पीडिया होगा, इन्फेक्शियस डिजीज के अलग डॉक्टर होंगे। सो दीज आर द 3 levels of healthcare in India. So as I said, primary healthcare is first level of contact between individual and health system, and majority of prevailing health complaints and problems can be dealt in over here satisfactorily because you have a doctor over there। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर है और इसका कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है। इफ डॉक्टर फील्स कि ये केस मेरे यहाँ डील नहीं हो पाएगा, दिस पर्सन और दिस पेशेंट नीड्स अ immediate attention and has to be referred to a higher level facility where a specialized doctor will take care of this patient, then the patient will be referred to upper center। तो ये जो था ये आज का टॉपिक था, वेयर वी लर्नड इन मल्टीपल थिंग्स। एक बार हम फिर से अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं। सो वी लर्नड अबाउट कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेस, वी लर्नड अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा प्राइमरी हेल्थ केयर का,
और इंडिकेटर्स के बारे में हमने चर्चा की, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, है ना, यूटिलाइजेशन, हेल्थ केयर डिलीवरी वाले इंडिकेटर्स, इन्वायरमेंटल इंडिकेटर्स, मल्टीपल इंडिकेटर्स भी लर्न अबाउट। आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछिए। एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन? Okay. So I assume since none of you are asking any questions, so everything is clear to you. कौन सा बुक आप लोग रेफर कर रहे हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए? इफ एनीवन कैन टेल। सर जो इंस्टीट्यूट से प्रोवाइडेड है। अच्छा, सो देयर इज अ बुक ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन कॉल्ड पार्क, ठीक है? You can read that book for getting a better understanding, and this is one of the best Indian books which is available in the market. तो आप पार्क पढ़ सकते हो। एक दो बुक मैं सीमा के साथ और शेयर कर दूंगा, which is not for basic understanding. This is for getting comprehensive understanding. Probably एक रीडिंग में आपको समझ में ना आए, but if you the more you will read, the more you will understand. So I will share this slides with Seema, and then you can refer and get back to me if you are having any question. I assume everything is clear to you guys. Okay, then we can close the session. Thank you. Thank you, everyone.